टंडन की सरकार टंडन के द्वारपुरों के माध्यम से किया व्याख्यान। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं डीएम सविन बंसल की सार्थक पहल। खबर आप तक पहुंचा रही, जहां पर डीएम सविन बंसल की सार्थक पहल देखने को मिली है। सीएम धामी के मार्गदर्शन में इंटेंसिव केयर सेंटर लिख रहा नए आयाम। जिला प्रशासन का इंटेंसिव केयर सेंटर बना आशा की किरण। भिक्षावृत्ति, बाल आश्रम और कूड़ा बीनने में संलिप्त 267 बच्चों का किया गया रेस्क्यू। भिक्षावृत्ति से रेस्क्यू किए गए 27 बच्चों को विभिन्न स्कूलों में दिलाया दाखिला। 154 बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े। भिक्षावृत्ति, बाल श्रम और कूड़ा बीनने में संलिप्त 267 बच्चों का किया गया है रेस्क्यू। अब तक 267 बच्चों का सफल रेस्क्यू। कंप्यूटर शिक्षा, संगीत, खेल, व्यायाम और मनोरंजन की सुविधाएं कराई गई उपलब्ध। बच्चों के आवागमन के लिए विशेष कैब की भी की गई व्यवस्था। समाज में अनेक ऐसे परिवार जो किसी कारणवश मुख्य धारा से रह जाते हैं वंचित। एनडीएम का शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार। डीएम ने अभिभावकों से की अपील। परिस्थितियां कैसी भी हो, बच्चों की पढ़ाई को पूरा करना होना चाहिए हमारा लक्ष्य। यह अभियान आगे भी निरंतर रहेगा जारी। बाल भिक्षावृत्ति निवारण देहरादून जिला प्रशासन की एक महत्वपूर्ण पहल। मुख्य विकास अधिकारी का कहना है रेस्क्यू किए गए बच्चों को प्रीमियम सुविधाएं कराई जा रही उपलब्ध। प्रशासन हर समय बच्चों को सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर। रेस्क्यू बच्चों के अभिभावकों ने जिला प्रशासन का जताया आभार। या फिर रेस्क्यू इस प्रकार से करें कि वो फिर पुनः उस एक्टिविटी में ना जाए। तो सीधा यदि हम उन बच्चों को उस एक्टिविटी से सीधा स्कूल में डालते हैं तो वो वर्कआउट नहीं होता। उन बच्चों का पहले माइंड ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, बिहेवियर चेंज करना पड़ता है, उनकी पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में 3-4 महीने लग जाते हैं और इन 3-4 महीनों में पहले बच्चों को हमको फॉलो करते हुए रोज पिकअप करना है अपने वाहनों से। और फिर बच्चों को जो ये हमारा आईसीटी सेंटर बना है, जो एक प्लेफुल लर्निंग का सेंटर है, जहाँ पे म्यूजिक, ऑडियो विजुअल रूम, कंप्यूटर, योगा और लेगो रूम जैसी गतिविधियों के माध्यम से पहले उनको ये एहसास दिलाया जाता है कि उनके बचपन के अधिकार क्या हैं, चाइल्डहुड राइट्स क्या हैं और उनका स्थान कहाँ पे है। तो इन 3-4 महीनों में जब बच्चा सीख जाता है कि उसका जो रियल स्थान है वो खेल और शिक्षा में है और पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, उसके बाद फिर हम बच्चों को औपचारिक स्कूल से भर्ती करवाते हैं। तो इस क्रम में जैसे अभी तक 150 से ज्यादा बच्चे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के इंद्र रोड स्थित फाइटो केमिस्ट्री और आयुर्वेदा सोसाइटी द्वारा फाइटो केमिस्ट्री और आयुर्वेद की क्षमता और संभावनाओं के विषय पर आयोजित सेमिनार के मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया है। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहा गया 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। कथन आज साकार होता दिख रहा है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन और वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है जो प्राकृतिक और पारंपरिक तरीकों से स्वस्थ और संतुलित जीवन को बढ़ावा देती है। आयुर्वेद न केवल रोग प्रतिबंध में सहायक है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, तंदुरुस्ती और समग्र कल्याण के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि नागरिकों को सुरक्षित और प्राकृतिक चिकित्सा विकल्प उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद और फाइटोकेमिस्ट्री के विकास से रोजगार के नए अवसर सुजित होंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने एरोमा और एरोमेटिक मेडिसिन के क्षेत्र में भी कार्य करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि कृषि, उद्यान और सुगंध पौध केंद्र इस दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को नववर्ष की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं भी दी। आज विश्व का सबसे युवा देश भारत है। पूरे विश्व की आबादी का 60% युवा भारत में रहता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं ने ठान लिया है
कि भारत को फिर उस स्थान पर पहुंचाना है जहां विश्व गुरु भारत को कहा जाता था। चाहे खेल का क्षेत्र हो, आप देखोगा पहले भारत को कितने पदक मिलते हुए, जब से मोदी जी केंद्र में आए आप देखोगा प्रधानमंत्री सीधा खिलाड़ियों से बात करता है। पाए जा रहे रासायनिक युद्धों की संभावनाएं बहुत व्याप्त है और इसके ज्ञान को सूचित करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय सुनामी टीम से चला जाता है। मुझे याद है कि देश के अंदर सबसे ज्यादा फर्क हमारा छोटा सा राज्य है तो सारी प्रणाली सुना ये किताबी ज्ञान से ज्यादा शहीद स्थल झूलाघर पर पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान शहर के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने पटरी व्यापारियों को अपना समर्थन दिया और नगर पालिका के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। धरना प्रदर्शन को कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने भी अपना समर्थन दिया और धरना स्थल पर जाकर पटरी व्यापारियों से वार्ता की। इस दौरान धरने पर बैठी महिलाओं ने अपनी बातें हमारे समक्ष रखी, साथ ही हमारे द्वारा उनकी आवाज को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आभार व्यक्त किया। पटरी व्यापारी फरहान ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन कोई भी सक्षम अधिकारी सुध लेने नहीं आया। अब वे दाने दाने को मोहताज हो गई हैं। बच्चों की फीस और घर का किराया देने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। वहीं सपना देवी ने कहा कि पूर्व में नगरपालिका ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें वहां से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब नगरपालिका उन्हें पटरी व्यापार नहीं करने दे रही है। वहीं कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी इसको लेकर उप जिलाधिकारी और अधिशासी अधिकारी से वार्ता की गई, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया। मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और कोमल देवी, और मैं पटरी पे 20 साल हो गए मुझे बैठे हुए, और जितनी हमारी बहनें हैं सबको 20 साल हो गए यहाँ पे पटरी 20-25 साल हो गए बैठे हुए, और हमारी कोई नहीं। और हम बहुत परेशान हैं। नए साल के लिए सारा ही मार्केट जितने फुटपाथी थे बहुत परेशान हो रहे हैं, और जितने फुटपाथी थे नया साल आएगा कुछ कमाएंगे बच्चों के लिए, और हमें दुकान नहीं लगाने दे रहे वो, और हम बहुत परेशान हैं। मैं तो बोला भी नहीं जा रहा, मैं तो तबीयत भी इतनी खराब है कि बहुत खराब है भैया मेरी तबीयत भी, कोई रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, हमें अचानक सबको तोड़ने का काम कर रही है मैडम। बिठाएंगे कब? सबको कह रहे हैं नहीं जी अभी नहीं, किसी को बिठाएंगे। हम तो अनपढ़ महिला है, बोल भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते, किसी के जूठे बर्तन धुलेंगे हम, दुकान पर घर का गुजारा चला रहे थे। हम लड़ेंगे, मैडम हमारा साथ देगी, जो हमारे साथ देंगे हम लड़ेंगे आगे। जब तक हम लड़ेंगे, हम अपने रोजी के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम अपने रोजी के लिए लड़ रहे हैं। मैडम अपनी भी रहेगी जी ने एसडीएम ने आपने देखा भी होगा किस तरीके से मैंने उनसे डिस्कस किया था, लेकिन उन्होंने उसको जो है लड़ाई का एक रूप देने की कोशिश की। हालांकि मैं नहीं लड़ी, लेकिन इन गरीबों की आवाज आखिर सुनेगा। अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो बीजेपी संलिप्त पाई जाती है, हम रेडी पटरी वालों की बात करते हैं तो बीजेपी संलिप्त पाई जाती है। आखिर आपने इस सीजन के टाइम में इतनी ठंड में आपने इन गरीबों को जो है जो छोटी छोटी रेडी पटरी लगा रहे थे, आपने उनको उठा के फेंकने का काम कर दिया। आज ये बेरोजगार हैं, ये क्या करेंगे? मुख्यमंत्री आवास में वरिष्ठ निजी सचिव के पद पर तैनात और उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक भूपेंद्र बसेड़ा ने उत्तराखंड में हो रहे चहुमुखी विकास को लेकर गीत गाया है। गीत के माध्यम से भूपेंद्र बसेड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में चलाई जा रही महत्वाकांक्षी मुहिम जन जन की सरकार जन जन के द्वार का शुरू के माध्यम से व्याख्यान किया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पहली बार शुरू की गई विभिन्न विकासकारी योजनाओं के बारे में बताया। आइए अब आपको सुनाते हैं भूपेंद्र बसेड़ा का पहली बार गीत। चली रे विकास की बयान उत्तराखंड में होणो यन पहली बार। जन जन की सरकार चली जन जन के द्वार, उत्तराखंड सरकार चली जन जन के द्वार।
एसडीएम बॉर्डरों में पहली बार, बैक पलायन गांव घरों में पहली बार, फिल्म नीति में सब्सिडियन पहली बार, हाँ पहली बार, हाँ चली रे विकास की बयान, उत्तराखंड में होड़ो यन पहली बार, टीवी मिशन एप्पल मिशन पहली बार, सगंध पौधों को भी पढ़न पहली बार, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश पर प्रशासन ने राज्य में अवैध अतिक्रमण और अनधिकृत धार्मिक ढांचों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। सीएम धामी की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रशासन ने गदरपुर क्षेत्र में बड़ा एक्शन लिया। प्रशासन ने सरकारी भूमि पर बनी एक अवैध मजार के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रशासन की टीम ने सुबह जेसीबी मशीन की मदद से सरकारी बाग में स्थित अवैध मजार को हटाया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने बताया कि जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि एसडीएम गदरपुर ने पूर्व में संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर अवैध संरचना हटाने के निर्देश दिए थे। साथ ही उद्यान विभाग की ओर से भी मजार को सरकारी भूमि पर अवैध बताते हुए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया था। संबंधित पक्ष को लगभग 2 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन ये तय अवधि में ना तो कोई जवाब मिला और न ही वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध मजार को हटाया गया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई। भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक व्यक्ति द्वारा शिवलिंग खंडित कर दिया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने खूब हंगामा किया। साथ ही भीम आर्मी और प्रशासन के लोग भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि भगवानपुर क्षेत्र के मोहितपुर गांव में मंदिर में रखे शिवलिंग को गांव के ही दूसरे समुदाय के शख्स द्वारा खंडित करने का मामला सामने आया, जिसके बाद गांव के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंदू संगठन के लोगों ने जमकर हंगामा किया और आपत्तिजनक नारेबाजी की। वहीं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल, कांग्रेस विधायक ममता राकेश और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया गया। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने कहा कि गांव में शांति है और लगातार गांव के लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कहा कि वो प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इस प्रकरण पर एसडीएम भगवानपुर देवेंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया जा चुका है और मामले की जांच बारीकी के साथ की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून के अनुरूप सभी कार्य संपन्न करवाए जाएंगे। जो शिव मंदिर था स्थानीय, उसमें मूर्ति को खंडित किया गया, तो पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत विवेचना की जा रही है। पुलिस से अभी बैठ के बाद मीटिंग हमारी थाने में है, विभिन्न जनप्रतिनिधि थाने में आ रहे हैं, वहाँ एक मीटिंग हमारी, उसका तय किया जाएगा। गाँव में अभी बैठक हुई गाँव के दोनों पक्षों के बीच में, फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। घटना हुई है उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बहुत निंदनीय और घृणित कार्य है। जिसने भी ये कार्य को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से किसी प्रकार की बख्शिश उसके लिए नहीं की जाएगी। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा हुआ है। वो निश्चित रूप से जेल जाएगा और उसको उसके की सजा मिलेगी। उसके लिए कुछ प्रयास किया जा रहा है। केदारनाथ में भालू का आतंक बना हुआ है। धाम समेत पैदल यात्रा मार्ग में भालू की खूब चहलकदमी दिखाई दे रही है। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के लिंचोली इलाके में एक भालू दुकान का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रभागीय वनाधिकारी रजत सुमन ने बताया कि ठंडे इलाकों में भालू का दिखाई देना सामान्य बात है। केदारनाथ धाम के लिंचौली में भालू दिखाई दिया है। भालू सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। यहां मजदूरों का आना जाना लगा हुआ है। ऐसे में सतर्कता बरतने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भालू का आतंक बना हुआ है वहां टीमें तैनात की जा रही हैं। शहीद स्थल झूलाघर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर अंकिता भंडारी हत्याकांड में शामिल लोगों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग के साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग की गई। शहीद स्थल झूलाघर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही विभिन्न लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अंकिता भंडारी को
न्याय देने की मांग की गई। इस मौके पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री डॉक्टर सोनिया आनंद रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता का नाम सामने आया है, लेकिन सरकार उन्हें बचाने का काम करे। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को उन्होंने वीरांगना तीलू रौतेला के नाम दिया है और इसी नाम से एक आंदोलन को पूरे प्रदेश भर में उग्र रूप दिया जाएगा। पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी द्वारा अंकित हत्याकांड के सभी सबूत को मिटाने का काम किया गया है। आज जब एक वरिष्ठ बीजेपी का नेता का नाम सामने आया तो सरकार उसे बचाने का काम कर रही है। लक्सर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाके सुबह घना कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया है। घने कोहरे के कारण जनजीवन और यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। सुबह से ही छाए घने कोहरे का सबसे ज्यादा असर सड़कों पर देखने को मिला। घने कोहरे के कारण हाईवे और संपर्क मार्गों पर वाहनों की गति पर ब्रेक लग गया। मार्गों में सामने का कुछ भी दिखाई न देने के कारण वाहन सड़क पर रेंगते हुए नजर आए। सुरक्षित सफर के लिए वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर चलना पड़ा। वाहन चालकों का कहना है कि रफ्तार बेहद धीमी होने के बावजूद गाड़ी चलाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वे अपने निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंच रहे हैं। घने कोहरे के कारण कड़ाके की ठंड भी साथ साथ लोगों को मुश्किल में डाल रही है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कोहरे का प्रकोप और बढ़ सकता है। कोहरे की वजह से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही धीरे धीरे से चलानी पड़ रही है मोटरसाइकिल भी। और लाइट भी जब देखते हैं, जब गाड़ी सामने आ जाती है, जब जाके लाइट चमकती है गाड़ी की भी, इतना कोहरा है वहाँ। यानी हुआ हाँ जी, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। अभी हम अपना गन्ना तोड़ने के लिए लंडरो जा रहे थे, तो जैसे हम बहादुरपुर फाटक जो थी वो बंद पड़ी थी, हमने अपना ट्रैक्टर साइड में लगा रखा था। उसके सामने एक और डंपर खड़ा था, तो पीछे से पतंजलि परिवहन का ट्रक आता है और पीछे से हमारे ट्रैक्टर को ठोक देता है धुंध की वजह से। ट्रैक्टर हमारा जो है बम्पर और ट्रैक्टर का अगला बोनेट सब कुछ टूटकर चूरा हो गया। बहुत ज्यादा परेशानी हुई धुंध की वजह से। और सभी जो ट्रक चालक है या मोटरसाइकिल चालक है, जितने भी अभी वाहन चला रहे हैं, ड्राइवर जो भी सड़क पर ड्राइविंग कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया थोड़ा ध्यान से। हरिद्वार में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। संभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर अनीता चमोला के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत वाहन चालकों को सुरक्षा मानकों के पालन की सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान रात के समय होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मालवाहक और यात्री वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए। जिन वाहनों में मानक के अनुसार टेप नहीं पाए गए, उन्हें तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा हेलमेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चालकों को हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता के बारे में विस्तार से बताया गया। जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाने और नशे में ड्राइविंग के गंभीर परिणामों के प्रति सचेत किया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के साथ सख्ती भी बरती गई। मोटर वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध मौके पर ही ई चालान की कार्रवाई की गई। आरटीओ डॉक्टर अनीता चमोला ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सुरक्षित यातायात व्यवस्था केवल नियमों के पालन से ही संभव है। प्रत्येक नागरिक को अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लिए चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण जारी है। कृष्ण सकल
तरले तरले तरंगे देवी गंगे